अभिवादन स्वीकार करिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम आपको महा एग्जिट पोल दिखाएंगे, वो एग्जिट पोल जिसका सबको इंतजार है। एक नहीं बल्कि कई एजेंसियां उत्तर प्रदेश के लेकर सर्वे रिपोर्ट जारी कर रही हैं। किसकी रिपोर्ट में क्या है और एग्जिट पोल को लेकर कई तरीके की धारणाएं हैं। जैसी पहली धारणा यह है कि लोग उसको नकारते हैं, लेकिन देखते भी एग्जिट पोल हैं। ये एग्जिट पोल की एक मिस्ट्री है। तमाम बार ये बिल्कुल सटीक साबित होते हैं, कई बार एकदम पिन पॉइंट जाते हैं और बहुत बार ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। लेकिन एग्जिट पोल भारत में देखने की परंपरा जो शुरू हुई है वो गलत हो या सही, लोग देखते ज़रूर हैं। तो एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश का क्या कहता है? विभिन्न अन्य चैनलों पर अन्य एजेंसियों द्वारा जो कराए जा रहे सर्वे हैं, उन सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बढ़त दिखाई जा रही है। ये बढ़त कितनी है? और अभी जो सबसे दिलचस्प सर्वे होता है जिसको लेकर सबको इंतजार करता है, टुडेज चाणक्य का, वो अब से थोड़ी देर बाद रिलीज होने वाला है। उसके जरिए इस पिक्चर को समझने में आसानी होगी कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या है और उत्तर प्रदेश की जनता ने मोटा मोटी तौर पर क्या तय किया हुआ है। हम इस एग्जिट पोल के रहस्य, इसकी उत्सुकता, इसको जानने की दिलचस्पी और इसके महत्व के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और पूरे अगले 2 घंटे तक मेरे साथ विभिन्न मेहमान सम्मिलित होंगे और उनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जिट पोल में दरअसल उत्तर प्रदेश के लिए क्या कुछ खास संकेत हैं। मेरे साथ मनीष शुक्ला जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मनीष सिंघवी बहुत ही जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, और भी कई खास मेहमान मेरे साथ थोड़ी देर में और इस डिबेट में सम्मिलित होंगे। मैं मनीष शुक्ला जी का रुख करता हूं। मनीष जी, बहुत स्वागत आपका। मनीष शुक्ला जी, आपसे जानना चाहता हूं कि अभी तक जो बाकी चैनल्स पर एग्जिट रिपोर्ट्स आ रही हैं एग्जिट पोल की, वो बीजेपी के लिए इनकरेजिंग है। क्या आप इसे ठीक मानते हैं या फिर और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लिए? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सम्मान करती है। हम कभी भी किसी भी एग्जिट पोल पर सवाल नहीं खड़ा करते। हाँ ठीक है, हम अपना भी विश्लेषण रखते हैं, अपना भी तर्क रखते हैं। उस आधार पे हमारा स्पष्ट मानना है कि जितने भी अभी एग्जिट पोल सामने आए हैं, सबसे न्यूनतम 211 और सबसे ज्यादा 277 तक अभी तक दिख रहा है। एक आपने भी चर्चा की जिनका आया नहीं है। तो देखिए, हमने जो 5 साल में हमारी सरकार चली, गांव गरीब किसान के लिए जिस तरह से काम किया गया है, गरीब कल्याण के काम किए गए, महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा का किया गया है, उससे पूरा विश्वास है कि जनता का मत और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में बनेगी। कौन से वो मुद्दे रहे जिनको आपको लगता है कि अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता है तो आपको क्या लगता है वो कौन से मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में ज़्यादा भारी रहे? देखिए ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश जितना बड़ा है आप पूरा भली बात परिचित है। देखिए, 7 चरण में चुनाव हुए। कुछ मुद्दे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से लेकर सोनभद्र तक समान रहे और कुछ फेज वाइज चेंज होते हैं चूंकि विविधतापूर्ण प्रदेश है। तो देखिए, कानून का शासन, विकास, मेडिकल जो व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई, कोरोना के समय में जो बेहतर प्रबंधन किया गया, गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं और जो कोरोना काल से जो हमने उत्तर प्रदेश की जनता में जो राशन का वितरण किया है, वो 7 फेज में समान रूप से काम कर रहा है। ये सब मुद्दे, बिजली ने भी 7 फेज में समान रूप से काम किया है, सड़क ने काम किया है, एक्सप्रेसवेज ने काम किया है। ये तो 7 चरण में समान रहा। इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड की तरफ जब आप जाएंगे तो वहां जो हमने पेयजल की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है, पश्चिम में जो गन्ना किसानों का भुगतान किया और किसानों की उपज का मूल्य दिया गया है, जो पलायन का इशू था वहां वो भी चला है। साथ ही साथ अगर हम पूरब में आते हैं तो तमाम अन्य मुद्दे काशी विश्वनाथ धाम, विश्वनाथ। लेकिन मनीष जी, अभी ये एग्जिट पोल है का धाम और आप ऐसे बता रहे हैं जैसे ये नतीजे में बदल गया हो। जी नहीं, देखिए, जब हम आपके साथ 10 तारीख को बैठेंगे ब्रिजेश जी, न हम आज उत्तेजित होंगे न उस दिन उत्तेजित होंगे। हम तो आपके साथ डिबेट हमने किया है और तमाम जगहों पे हम तो आपके साथ, दिल्ली प्रदेश का जब चुनाव था मुझे याद है और मैं आपके साथ बैठा था। आप बताइए कि कभी मैंने आपके सवाल, आपके नहीं, आप हर सवाल का जवाब देते हैं। रिजल्ट आए हो तो कभी उत्तेजना में कोई ऐसी बात कही हो?
अच्छा, आपके मित्र तो मनीष सिंधवी मेरे साथ कतई नहीं, मौजूद हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता। बहुत शुक्रिया आपका, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मनीष सिंधवी जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष सिंधवी जी, पहले तो एग्जिट पोल पर लोग बहुत सवाल उठाते हैं। जिस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिल रही होती हैं वो उसको ठीक मानते हैं, लेकिन जिनकी जिनकी सीटें कम आ रही होती हैं वो काफ़ी नाराज़ होते हैं। मेरी धारणा क्या, एग्जिट पोल लोग नकारते हैं लेकिन देखना हर कोई चाहता है। अब ये असल में इंतजार सबको रहता है, ये 2 दिन कटते किसी से नहीं है। अब से लेके 10 तारीख के 1-1:30 बजे तक समय किसी से ना कटेगा। हर आदमी तो उस समय पास करने का सबसे अच्छा तरीका है कि चलो ठीक है, देखते रहते हैं। उसकी पसंद का आता है तो खुश होता है, नहीं पसंद का आता है तो नाराज होता है। लेकिन ये बात ठीक है कि इस वक्त जो कुछ बड़े चैनल्स हैं, अब क्या कहा जाए, उन पर कमेंट करना ठीक भी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से एक तरफा उनका विचार आ रहा है वो बहुत लोकतंत्र के एक चौथे स्तंभ के हिसाब से ठीक नहीं है। मुझे बंगाल का चुनाव भी याद आता है। आप इन एग्जिट पोल्स की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं? जो कम से कम खास तौर पे जो कुछ बड़े चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ से। चैनल का कोई मसला नहीं, मसला तो एजेंसीज का होता है नहीं, ना? लेकिन जो सर्वे करते हैं। नहीं ब्रजेश जी, जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज काम कर रही हैं उनके कुछ एग्जिट पोल हैं मेरे पास। हाँ, वो तो सपा को लीड दे रहे हैं। लेकिन ये जो चैनलों के साथ मिलकर, कुछ बड़े चैनल हैं जिनके साथ मिलकर दिए हैं एक तरफा, जैसे मैं एक बड़े चैनल पर एक बार बैठा था तो वहां पर पता चला वो 300 के ऊपर ओपिनियन में दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी। आपको याद होगा उसके बाद एक निर्णय भी आ गया था कि नहीं साहब, अब एग्जिट पोल इतने के बाद देना है। तो ये भी बहुत उचित नहीं है और कहीं ना कहीं बायसनेस साफ दिखने लगती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो एग्जिट पोल होते हैं वो मुफीद नहीं है, या उन पर आप सवाल क्यों उठाते हैं? आपके पास इसके कोई ठोस कारण है? मैंने कहा ना कि जो इंडिपेंडेंट एजेंसियां काम कर रही हैं उन पर कुछ हद तक ट्रस्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि 3 सर्वेज मेरे पास भी हैं जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज के साथ हैं, जो किसी से बात मिलकर नहीं किया उन्होंने। बाकी सारी क्या स्थिति है मुझसे बेहतर आप जान रहे हैं कि किस तरीके से बायसनेस और पूर्वाग्रह पूरे सिस्टम में छा गया है। कोई सच बोलने को तैयार नहीं है। सच बोलने वाले को बड़े गलत निगाहों से देखा जा रहा है कि साहब ये ऐसे इन्होंने कैसे कह दिया। पर ये भी तो हो सकता है कि बीजेपी जीत रही हो ना? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीत रहा हो। बिल्कुल हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर लेकिन फाइन लाइन अगर बीच की पकड़ी जाए, जो सही है वो दिखाने की कोशिश की जाए, तो आप मानकर चलिए कि लोगों का विश्वास बढ़ेगा जो घट गया है। तो एग्जिट पोल का कोई साइंटिफिक तरीका भारत में क्या इंट्रोड्यूस नहीं है, आप ये कहना चाहते हो? असल में पूर्वाग्रह कैसे आता है? जैसे जब मैं एग्जिट पोल करने निकला और मैं फलाने के फेवर में हूं, तो मैं उस फेवर के लोगों को ढूंढ लेता हूं, उनके ओपिनियंस ले लेता हूं, चाकबंद कर लेता हूं, दे देता हूं। तो उसमें ढूंढने क्या जरूरत है, फिर घर पे ही बना लो। नहीं तो बनता ही है भाई साहब, तमाम आंकड़े अगर इतनी बायसनेस है तो। नहीं, बायसनेस है ब्रिजेश जी, और ये तमाम कैसे आप ही दावा कर सकते हो? क्या अर्लियर कोई आपके पास एविडेंस है? क्यों? अभी अभी बंगाल वाला चुनाव बीता है, याद करिए भाजपा को कितनी सीटें दिखाई जा रही थी उसमें, इंडिया टीवी और यहां वहां। अब तो मैं नाम लेके कह रहा हूं, पता नहीं कितनी सीटें दिखाई जा रही थी और आई कितनी सीटें। एकदम स्पष्ट था कि वहां बायसनेस था। देखिए, जब हम बायसनेस, ये कैलकुलेशन की मिस्टेक भी तो हो सकती है। नहीं ना ना ना, कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं है ये शुद्ध पूर्वाग्रह है और बायसनेस है। तो अभी जितने भी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, इन सबको आप एक साथ खारिज करते हो, चाहे वो किसी के फेवर में आए? नहीं, किसी के फेवर में हो, किसी के फेवर में हो, इनको आप खारिज करते हो? नहीं, मैं सबको खारिज नहीं करता। जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज काम कर रही हैं, जो किसी के साथ मिल कर रही हैं, जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज काम कर रही हैं, उन्होंने कुछ बेहतर काम किया है। लेकिन इंडिपेंडेंट एजेंसीज की रिपोर्ट की सार्थकता पर चर्चा कई बार ऐसी होती है जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, ठीक बात है, मैं सहमत हूं इस बात से कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, आपको दिल्ली स्टूडियो लेकर चलता हूं। संजय बेचन जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ एग्जिट पोल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, तो जो आप बता रहे थे, क्या वो एग्जिट पोल में रिफ्लेक्ट होता आपको दिख रहा है? देखिए, मैं मनीष जी की बातों से थोड़ा सहमत हूँ, थोड़ा असहमत भी हूँ। एग्जिट पोल अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं और इसकी वजह यह है कि इनका जो डेटा है, इनका जो सैंपल साइज है वो इनएडिक्वेट होता है और अब इनका भी बहुत ज़्यादा फोकस कंप्यूटर और बाकी चीज़ों और इंटेलिजेंस इंटरफेस, इन चीज़ों पे फोकस रहता है। ये बहुत ग्राउंड तक नहीं जा पाते। ये जहां साइकिल पहुंच सकती है वहां नहीं जाते। ये जहां आप पैर से जा सकते हैं वहां नहीं पहुंच सकते,
ये एक सुविधा भोगी क्लास का आप समझिए एंटरटेनमेंट हो गया है। तो इसलिए ये आप देखिए हर चुनाव में एग्जिट पोल होते हैं, अपनी विश्वसनीयता खोते हैं। तो एग्जिट पोल ये बिल्कुल सही है कि अब चुनाव में 3 दिन है, ये 3 दिन कटेंगे कैसे। मीडिया को भी एक इंगेजमेंट चाहिए, नेताओं को भी इंगेजमेंट चाहिए, जनता को भी इंगेजमेंट चाहिए। यूक्रेन बार कितना दिखाएंगे। तो आप एग्जिट पोल है, इतने जीते जी रही हैं, पर इतने संजय सीटें जी जीत रही हैं। बहुत बार देखिए, ऐसा हुआ है जनता ने कि ये एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक भी साबित हुए। मैं टुडेश चाणक्य के कई एग्जिट पोल हम लोगों ने कराए थे इस चैनल पे भी, और अर्लियर जहां इसके पहले भी मैं काम करता था वहां भी। टुडेश चाणक्य कई बार सही साबित हुआ और कई बार पूरी तरह गलत भी। जी, टुडे चाणक्य कई बार सही साबित हुआ और कई बार बिल्कुल गलत साबित हुआ। तो इसकी वजह यही है कि डेटा इनका इनएडिक्वेट होता है। देखिए, जब 96 में चुनाव हुए थे तो हमने दूरदर्शन के लिए एक एग्जिट पोल, लाइव एग्जिट पोल किया था जी। और उस लाइव एग्जिट पोल में हमने कहा कि कांग्रेस को और उनके साथियों को 190 के आसपास सीटें आएंगी। सीटें तो उतनी ही आई, लेकिन जहां एग्जिट पोल कह रहा था कि वो सीटें उत्तर से आएंगी, वो सीटें दक्षिण से आई। ऑलराइट तो संजय जी, मैं आपको जरा रोक रहा हूं। एक मेरे साथ इस वक्त ब्रजेश पाठक जी जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में लॉ मिनिस्टर हैं, कानून मंत्री। पाठक जी, बहुत शुक्रिया और बहुत स्वागत आपका इस विशेष प्रसारण में। एग्जिट पोल रिपोर्ट्स बता रही है कि एग्जिट पोल रिपोर्ट्स बता रही है कि आपकी पार्टी जीत रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 17 से 22 तक जन कल्याणकारी जितने भी काम हो सकते थे सब हमने किए हैं। जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, पक्का मकान, बिजली का कनेक्शन, उज्ज्वला गैस योजना, शौचालय, और इसके अलावा जब कोरोना महामारी का काल आया तो हमने मुसीबत में उनको अकेला नहीं छोड़ा, उनको भोजन उपलब्ध कराया, कोरोना की दवाइयां उपलब्ध कराई। इसके अलावा डबल वैक्सीनेशन पूरे प्रदेश को देने वाला एकमात्र राज्य अगर प्रथम राज्य को यह है तो वो उत्तर प्रदेश है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहुत बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश की जनता मानती है। लेकिन अभी तो ये एग्जिट पोल रिपोर्ट है पाठक जी, आप तो नतीजे की तरह बोलने लगे। मैं एग्जिट पोल की तरह ही बोल रहा हूं। पिछली बार भी इसी प्रकार का एग्जिट पोल आया था, और आप देखेंगे जब एग्जिट पोल का परिणाम 10 मार्च को घोषित होगा तो जो परिणाम आएगा वो इससे भी बेहतर आएगा। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आप देखेंगे भाजपा ही भाजपा होगी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लेकिन 2017 का एग्जिट पोल मुझे याद है, सिर्फ 2-3 को छोड़कर बाकी सब में समाजवादी पार्टी तब अलायंस के साथ थी कांग्रेस की, तब उनको जीतते हुए बताया जा रहा था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के साथ साथ अपनी कार्यप्रणाली पर और जनता के आशीर्वाद पर भरोसा करती है। हमने 2014 में भी इसी प्रकार काम किया, 2017 में किया, 2019 में किया, और आज 2022 में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश की आम जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो चुका है। अच्छा, आप तो उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घूम कर आए हैं, आप मुझे बताइए वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आपसे लगता है कि आपके सरकार के अचीवमेंट के तौर पर चले हैं, जिनके कारण आपको लगता है कि एग्जिट पोल में आपको बहुमत मिल रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने यह माना है कि कानून का राज अगर कोई स्थापित कर पाया है तो बीजेपी स्थापित कर पाई है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस बात पर मोहर लगाई है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, सबको महीने में 2 बार राशन उपलब्ध कराना, गरीबों को पक्का मकान देना, घर घर शौचालय बनवाना, उनको घर घर नल से जल पहुंचाना, उनको हर मुसीबत में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है। और इस वजह से आप देख रहे हैं कि भाजपा के साथ लोगों ने घरों से निकल करके भाजपा के पक्ष में मतदान किया। और सबसे बड़ा विषय यह रहा, माताओं बहनों ने बड़ी संख्या में आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नारे को और उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए माताओं बहनों को सुरक्षा का कवच प्रदान किया। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। लेकिन पाठक जी, जो पोलिंग रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं वो 3 से 5% कम वोटिंग हुई है उत्तर प्रदेश के भीतर। देखिए, सामान्यतः ये पाया गया है कि जो लोग यहाँ रहते हैं उन लोगों ने 100% मतदान किया है। सामान्यतः उत्तर प्रदेश में काम और रोजगार के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के बाहर भी लोग रहते हैं
और कहीं कहीं मतदाता सूची में गड़बड़ी की बात भी आई है। लेकिन जो लोग उपलब्ध थे उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में घरों से निकल करके 100% आशीर्वाद दिया। उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। कम मतदान के पीछे के कारण आपको क्या मानते हो, कहीं आपको नुकसान तो नहीं है? क्योंकि सामान्य तौर पर धारणा नहीं, यह है भारतीय जनता पार्टी कि को कम कोई नुकसान मतदान नहीं है। बीजेपी को नुकसान। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो भी वोट पड़ा है उसमें प्रचंड बहुमत पा रही है और सरकार बीजेपी बना रही है। तो एग्जिट आज पोल, भी जो मतदान हुआ है जिन जी। सीटों पर, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। लेकिन आज भी पोलिंग परसेंटेज कम है, ये क्यों? दरअसल पोलिंग परसेंटेज आप जानते हैं, जब छोटा चुनाव होता है वो गिना हुआ चुनाव होता है। प्रधानी के चुनाव में तो 70% 80% तक मतदान होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े चुनाव होते जाते हैं, लोग कई पढ़ने के लिए बाहर हैं, कई लोग नौकरी के लिए बाहर हैं, कई लोग बीमार हैं, कई लोग मुसीबत में हैं। ऐसे लोग सामान्यतः मतदान के लिए नहीं आते। लेकिन जो लोग घरों में उपलब्ध थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, उन सब लोगों ने मतदान किया, ऐसा मेरा मानना है। पर क्या ऐसा तो नहीं कि लोग अपनी दिलचस्पी खोते जा रहे हैं इस तरह डेमोक्रेटिक प्रोसेस में? नहीं, ऐसा नहीं। चुनाव में प्रातःकाल 7 बजे से मतदान शुरू होता है। बड़ी संख्या में लाइन लगा करके लोगों ने वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में घरों से जिस ढंग से लोग निकले हैं, मैंने कतारें लंबी लंबी देखी हैं। जिस ढंग से कतारें लगी थी, लोगों में उत्साह था, वो बीजेपी के प्रति उनका अनुराग और प्यार साफ झलक रहा था। मैं बीजेपी का इशू नहीं उठा रहा, मैं तो ये उठा रहा हूं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अगर 53% 54% वोट पड़ रहा है, पाठक जी, यू आर ए लॉ मिनिस्टर, आप इस टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझते होंगे कि अगर मतदान डेमोक्रेसी में अगर पीपल्स पार्टिसिपेशन कम हो रहा है तो हमें उसकी चिंता करनी चाहिए। दरअसल ये दूसरा विषय है। हमारा मानना है कि हमारा जो भारत निर्वाचन आयोग है, इसके लिए सभी दलों के प्रतिनिधियों को बुलाकर एक बड़ी डिबेट करना पड़ेगा। क्या कारण है लोग 100% मतदान नहीं करते, और कुछ संवैधानिक व्यवस्था भी की जा सकती है। यदि भारत के लोग सहमत हों तो संवैधानिक व्यवस्था भी की जा सकती है कि 100% मतदान किया जाए। जो मतदान नहीं कर पाते उनके पास पर्याप्त कारण हो और कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में चूंकि चुनाव संपन्न हो चुका है, जिन महान मतदाताओं ने मुझे वोट किया है उनका हम चरण वंदन करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। और उत्तर प्रदेश के लोगों का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भाजपा को चुना। और भाजपा एक ऐसी पार्टी पाठक जी, ये एग्जिट पोल है, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त शासन देने का काम किया। अभी 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, अभी रिजल्ट कहाँ आया? आप तो धन्यवाद ज्ञापित रिजल्ट नहीं आया, लेकिन पहले से आपके और सभी चैनलों के एग्जिट पोल को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि बीजेपी आ रही है। मेरा एक आपको एविडेंस के साथ में एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, मतदाता कहीं तो बहुत निकल रहा है और कहीं बिल्कुल नहीं निकल रहा है। आप प्रयागराज उत्तरी चलिए, वहां पर 39% 39% पोलिंग हुई। और लखनऊ जो आपकी सीट है उसके बगल की एक सीट है, बाराबंकी जनपद में आती है कुर्सी विधानसभा, वहां 71% पोलिंग हुई है। तो क्या कारण है कि एक जगह 39% और एक जगह 71% वोटिंग हो रही है? दरअसल जब इलाहाबाद की सीट की आपने चर्चा की जी, आपने प्रयागराज उत्तरी की चर्चा की शायद। जी, करेक्ट। तो मेरा मानना है कि प्रयागराज उत्तरी के अगर आचरण को आप देखेंगे, पूर्व में 2017 में भी मात्र 40% मतदान वहां हुआ था और इस बार वहां 39 पॉइंट समथिंग मतदान है। इलाहाबाद उत्तरी बहुत ही क्रीमी लेयर के लोग रहते हैं और सामान्यतः अधिवक्ता और जो जजेज हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग रहते हैं। और चुनाव के समय सामान्यतः लोग अपने घरों में चले जाते हैं। प्रयागराज में उनका मत तो जरूर है, लेकिन वो गांव में चले जाते हैं। इस वजह से हर बार वहां मतदान प्रतिशत कम रहता है। हमने 40% में भी प्रचंड बहुमत के साथ प्रयागराज उत्तर की सीट जीती थी। इस बार 39 कुछ प्रतिशत वोट पड़ा है, वहां भी हम प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है। तो एक अंतिम सवाल है आपसे, आपको इस पर चिंता करनी चाहिए कि लोग वोट कम क्यों डाल रहे हैं, अगली बार ज्यादा डालें वोट? दरअसल ये हमारी अकेले चिंता है, इसमें आपका भी मुझे योगदान चाहिए। पूरे भारत निर्वाचन आयोग को, पूरे देश के जनप्रतिनिधियों को, सभी पार्टियों को और उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक दलों को बुलाकर बात करना चाहिए। हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा कि लोग घरों से निकल करके 100% मतदान करें और लोगों को हम ऐसी प्रक्रिया से जोड़ें जिससे उनको मतदान करने में सहूलियत हो। और हमारा भी मानना है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि लोग 100% मतदान करें। इसलिए आपने देखा होगा पार्लियामेंट में के अंदर हमने आधार से संशोधन करते हुए उसमें जोड़ने का काम किया है मतदान में। अगली बार इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे कि लोग 100% मतदान करेंगे और लोगों में उत्साह है। मैंने सुबह से आज देखा
जिन सीटों पर मतदान हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में महिलाओं ने निकल करके, नौजवानों ने निकल करके, बुजुर्गों ने निकल करके आशीर्वाद दिया है और कमल का फूल प्रचंड बहुमत के साथ खिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश पाठक जी, हमें अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा में उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, जिन्होंने एग्जिट पोल के अब तक जो बाकी चैनल्स और मीडिया हाउसेस के पास जो कुछ भी रिपोर्ट्स हैं उनको वो स्वीकार रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा बहुमत आएगा। मनीष शुक्ला को मैं आमंत्रित करता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, भाई पाठक जी तो कह रहे हैं कि जो आ रहा है, जो दिख रहा है उससे भी ज़्यादा है हमारे पास। बिल्कुल, हमको लगता है कि चर्चा के पहले दौर में यही बात हमने भी कही कि हम लोग पिछले रिकॉर्ड के पास पहुंचेंगे। दूसरी बात देखिए, अभी जो बात पहले दौर में हो रही थी, जब राजनीतिक विश्लेषक ये कहें कि तमाम जो सर्वे आ रहे हैं वो गलत है, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है। हमारे पास तो 2-3 ऐसे सर्वे जिसमें सपा जीत रही है, मतलब जिसमें सपा जीत रही है उसकी विश्वसनीयता ठीक है। देखिए, ये तो ठीक है, कभी कभी सही होता है, गलत होता है, और राजनीतिक दल के प्रवक्ता या नेता अगर इस तरह की बात करते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होता। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जो चैनल के नाते से ही जाने और पहचाने जाते हैं, चैनलों पे ही सवाल खड़ा करते हैं केवल इसलिए कि उनके मन की बात नहीं हो रही है, तो अच्छा नहीं लगता है। ये आप किसके लिए कह रहे हैं? क्या मनीष सिंघवी के लिए या संजय जी के लिए आप ये कमेंट कर रहे हैं? जो भी बोले, देखिए ब्रजेश जी, देखिए मैं 2012-13 से लगातार डिबेट में आ रहा हूं आप लोग के साथ भी जी, और सबका अपना विश्लेषण करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह की बातें लगातार हम लोग सुनते आ रहे हैं। 14 के पहले कोई नहीं मानता था हम 73 सीट जीत सकते हैं उत्तर प्रदेश में। 19 में भी लोगों ने कहा कि 5 साल में बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। अब तो यहाँ बसपा, सपा और आरएलडी का गठबंधन है, 3 बड़े गठबंधन थे। हम 50% से ज्यादा मत लेकर आए यहाँ इसी उत्तर प्रदेश में। 17 में आपने देखा ही। तो ये जो वायसनेस है उसको छोड़ कर आना चाहिए, कम से कम जो राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं उनके लिए। मनीष सिंघवी जी, मनीष शुक्ला जी का मानना है कि आपकी अप्रोच बायस्ड है। देखिए, एक कमेंट भी उन्होंने भी किया। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। वो मनीष भाई के बातों का स्वागत है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। वो अपनी बात रखेंगे, मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन मैं मनीष भाई की बात से ही बात को आगे बढ़ाता हूं। 19 में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था तो तमाम एग्जिट पोल से लेके, ओपिनियन पोल से लेके और तमाम विश्लेषकों से लेके सब लोग मान रहे थे कि बहुत मिलेगे भाजपा को। तो 35 से 40 सीटें आई, 65 फेल हुए एग्जिट पोल की, नहीं फेल हुए। याद करिए, अभी सब सारे लोग बैठकर बात कर रहे थे और कहीं 35 से 40 से ज्यादा की कोई अनुमान नहीं लग रहे थे। 2017 याद करिए, 170 से 180 सीट मैक्सिमम भाजपा की आंकी जा रही थी, सीटें आई 325। भाजपा के लोग खुद इस बात को नहीं मान रहे थे, ना कोई राजनीतिक विश्लेषक, ना कोई एग्जिट पोल, ना कोई ओपिनियन पोल, कोई ना मान रहा था। अभी बंगाल का चुनाव हुआ, कोई ना मान रहा था कि भाजपा 70 पे टिक जाएगी। इनके तमाम चैनल्स एग्जिट पोल शाम को दिखा रहे थे 150। अरे मनीष शुक्ला जी, चलो इनको, हिंदवी जी को बात रखने दीजिए ना अपनी। मनीष जी प्लीज वेट। यस हिंदवी जी, गो अहेड। 130, 140, 150 सीटें दिखाई जा रही थी, एग्जिट पोल फेल हुए ना। मैं बायसनेस की नहीं, मैं विश्वसनीयता की बात कर रहा हूं और ये संकट है। आप ये कह सकते हैं ना कि ये इसका कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है जिसके कारण आप उंगली उठा रहे हैं। देखिए, साइंटिफिक मेथड पहले कैसे सही हो जाते थे और अब क्यों गलत हो जा रहे हैं। देखिए, जो क्षय हुआ है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और बात ये नहीं है कि मैं किसी चैनल पर जाऊंगा तो वहीं पर चैनल बैठ के मुझे लोग पहचानेंगे तो मैं झूठ बोल दूंगा। जो सच है वो सच है। विश्वसनीयता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गिरी है। बायसनेस साफ दिखती है। एक नहीं कहिए तो अभी यहीं पर 20 हम दूसरे चैनलों की क्या चर्चा नहीं, हम किसी की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन 20 क्लिप्स अभी मोबाइल में पड़ी हुई हैं जो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कि वो क्या कर रहे हैं। हम सब लोगों को अपने अंदर की गिरावट को पहचानना होगा, उसे जानना होगा और उसमें सुधार की गुंजाइश करनी होगी, तभी चीजें बेहतर होंगी। खारिज करने से काम नहीं चलेगा। संजय बेचन जी के पास चलते हैं, दिल्ली स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। संजय जी, अगर ये एग्जिट पोल्स जो अन्य एजेंसीज के जारी हुए हैं, थोड़ी देर में अभी टुडेज चाणक्य का भी जारी होगा, अगर ये परिणाम में बदलते हैं तो इसका आकलन आप किस प्रकार से करना चाहोगे? देखिए ब्रजेश जी, मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये चुनाव थोड़े अलग किस्म का चुनाव है। इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी ही फैक्टर नहीं है।
एक प्रो इनकम्बेंसी का भी फैक्टर साथ चल रहा है, जो कि शायद पहली बार हुआ है इस देश के चुनाव में जब जनता विकास के मुद्दों की बात कर रही है, योगी के लॉ एंड ऑर्डर मॉडल की बात कर रही है। अपवादों की बात छोड़ दीजिए, अपवादों से आप जनरल जो एक धारणा है, जो सुरक्षा का माहौल बना है, उसको डिगा नहीं सकते। तो एक बात समझिए कि एक जो है प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, विकास का मुद्दा भी है, और इस चुनाव में विकास के मुद्दे पर भी यह चुनाव लड़ा गया है, जहां योगी को एज है, ये आप मान के चलिए जी। और जो लाभार्थियों का एक वोट बैंक बना है बहुत साइलेंटली, जो बीजेपी ने क्रिएट किया है, वो बीजेपी के पक्ष में है। तो ये चीजें जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं एज दे रही हैं। तो आप समझिए चुनाव में अगर, और दूसरी बात है जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि इस चुनाव में कोई हवा नहीं है, कोई स्वीप वाला खेल नहीं है, कोई ट्रेंड सेट करके चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, मुद्दे हर फेज में बदल रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा मोटा मोटी ये जो प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर है वो मजबूती के साथ चला है। जो इशारा कर रहे हैं वो एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि ये कोई क्लोज कंपटीशन नहीं है, ये तो क्लियर कट मैंडेट बताते हैं। देखिए आप बिल्कुल क्लियर कट मैंडेट होगा, क्योंकि 2017 के चुनाव के नतीजों को आप देखें और उसके पहले के देखें तो 2007 में बसपा को 30% वोट आया था और बसपा ने सरकार बनाई थी। 2012 में अखिलेश यादव को 29 पॉइंट कुछ % वोट आया और उनकी पार्टी ने सरकार बनाया। लेकिन देखिए 2017 में भाजपा ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया, 39% वोट आए, और उत्तर प्रदेश में जो चुनावों में स्विंग बदलाव 4 से 7% पे होता था, बीजेपी उसको 19% पर लेकर के गई है। तो अब ये जो 19% का अंतर है सपा और बीजेपी के बीच, उसको किसी स्विंग से नहीं पाटा जा सकता। इसलिए बीजेपी को आप देखिए कि वोट के हिसाब से, वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से बीजेपी को एज है। आप ये कहना चाहते हो कि पहले अगर ये 26-27% पे सरकारें बन जाती थी, 29% तक भी आता था तो भी अच्छा मैंडेट आता था, वो आंकड़ा अब बढ़ के वोटिंग परसेंटेज में 37 से 39% तक पहुंच गया जी। और मोटा मोटी आप देखिए कि इसको पीछे करना मुश्किल होगा। 7% का स्विंग तो बहुत होता है, अब 19% का स्विंग कैसे सपा को, देखिए सपा रेस में है, सपा ने चुनाव अच्छा लड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये 19% का वोट जो ह्यूमंगस डेफिसिट है वो सपा कैसे पाटेगी, ये मेरे लिए समझना मुश्किल हो रहा है। सर, बहुत ही जाने माने पत्रकार, तो राजनीतिक पत्रकार रंजीव जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रंजीव जी, बहुत स्वागत आपका। जो एग्जिट पोल्स कुछ आ रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन उत्तर प्रदेश में लीड कर रहा है। अभी टुडे चाणक्य का भी आना बाकी है, कुछ का आना शुरू हो गया है, तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि बाजी किस तरफ जा रही है? देखिए ब्रिजेश जी, मेरा अपना अनुमान और आकलन ये है कि चुनाव बहुत करीबी है, और एग्जिट पोल में जो रेंज जीत हार का है वो मुझे थोड़ा सा मेरे अपने आकलन से ज़्यादा लग रहा है, और इसलिए मैं अभी जानते हैं क्या, एक लोएस्ट पॉइंट जो आया है कि एक एग्जिट पोल का वो 211 का आया है, और हाईएस्ट जो अभी मनीष बता रहे थे 267 के आसपास का, मतलब ये लोएस्ट और मैक्सिमम, ये चैनलों की जो रिपोर्ट्स हैं, जो रेंज है 211 से 267 के बीच की। हाँ, तो ये रेंज भी थोड़ा ज़्यादा अव्यवहारिक लगता है मुझे। 211 से 267 के बीच का रेंज, जो गैप है वो 10-15 सीट 20 सीट का तो समझ में आता है, 50 सीट का तो अंतर थोड़ा। पर अगर क्लोज कंपटीशन है तो फिर ये मैंडेट इस प्रकार का एग्जिट पोल में शो होना, ये क्या संकेत देता है? आप इससे सहमत हो या नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ। नहीं, मैंने आपसे कहा कि मेरा अपना आकलन ये है कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, इसमें कोई भी चुनाव जीत सकता है, और ये चूंकि एग्जिट पोल बहुत स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो ये मेरे आकलन से मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि मैं भी बहुत घुमा हूँ, मतलब मैं ये दावा नहीं करता कि मैं ही सही हूँ, एग्जिट पोल ही गलत है, हो सकता है एग्जिट पोल ही सही हो, मैं ही गलत हूँ, ये मानने में मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन जो एग्जिट पोल्स हैं इनसे आप अभी सहमत नहीं हो? करेक्ट नहीं, मेरा आकलन इससे सहमत नहीं है। मेरा मानना है कि चुनाव बहुत करीबी चुनाव है और कोई भी अंतिम बार में निकल सकता है।
आप किसी एक हंग असेंबली की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हो। नहीं, अगर क्लोज कॉन्टेस्ट है तो हंग असेंबली की संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आप रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी उत्तर प्रदेश में देख लें, आप बहुत सारी चीज़ें देख लें, मैं इस संभावना से इनकार नहीं करता हूँ। अगर करीबी चुनाव है तो कुछ भी हो सकता है। इतना बड़ा मार्जिन, मतलब हमें थोड़ा सा एग्जिट पोल आपको पचा नहीं है? नहीं, 50 शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, मेरे आकलन से नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। ऑलराइट, मैं आपको सीधे दिल्ली लेकर चलता हूं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के अपनी पार्टी के प्रभारी संजय सिंह जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद टाइम देने के लिए भारत समाचार के दर्शकों के लिए। अभी मैं एक चैनल पर रिपोर्ट देख रहा था, तो आम आदमी पार्टी उस चैनल के रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सरकार बनाते हुए दिख रही है, और दोपहर में आप किसी चैनल पर दावा कर रहे थे कि 70-80 सीटें आएंगी, और वो चैनल तो आपको 90 सीटें दे रहा है। जी, मेरी आवाज आ रही है विजय जी? आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंच रही। मेरा सवाल ये है संजय सिंह जी कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाती हुई दिख रही है, ऐसा कुछ चैनल्स ने दावा किया है, और दोपहर में मैं आपका एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि 70 से 80 सीटें आएंगी। हाँ, और जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो तो कई चैनल 100 सीट भी दिखा रहे हैं। तो पंजाब के बारे में हम लोग काफी आश्वस्त से जी, आवाज बहुत इको कर रही है। हाँ, मैं ठीक करा रहा हूँ, आप बोलते रहें प्लीज। तो पंजाब को लेके हम लोग शुरू से बहुत आश्वस्त थे, और आपने देखा होगा कि जब भी बातचीत हुई तो हम लोगों ने कहा कि पंजाब हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता में है, और इसी के कारण पंजाब में आज जो अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी रही, भगवंत मान को जो सीएम चेहरे के रूप में आगे किया गया, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन जो मुद्दों पे जो राजनीति थी जिसको हम लोगों ने गांव-गांव तक पहुंचाया, उसके आधार पे इतना बड़ा जन समर्थन पंजाब में देखने को मिल रहा है। अच्छा, पंजाब की रिपोर्ट तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में आपको खारिज किया जा रहा है, ये भी एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। लोकतंत्र में जो भी जनता का फैसला हो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। राजनीति में आपके लिए बहुत अच्छा हो तो उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, और खराब हो तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसे चलता नहीं है। तो जो उत्तर एग्जिट प्रदेश पोल्स की जनता ने हैं वो ये संकेत दे रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में लीड कर रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि जो मैंने देखा पश्चिम से लेके पूरब तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, जितना चुनाव मैंने देखा, और अब तो चूंकि वोटिंग हो गई है तो इसमें कोई बड़े दावे करने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज बहुत साफ तौर पे कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में बाइपोलर इलेक्शन हुआ है। एक तरफ समाजवादी पार्टी का गठबंधन, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। तो जमीन पे मुझे दिखाई दिया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बाकी तो एग्जिट पोल है। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स में कोई उत्साह नहीं दिखा, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कोई उत्साह नहीं दिखा, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 5 साल में क्या काम किया है, क्या उपलब्धि है उनको, वो बताने और गिनाने में सफल नहीं रहे। पूरे चुनाव में ऐसे तमाम दृश्य देखने को मिले जब प्रधानमंत्री बोल रहे हो बीजेपी का कार्यकर्ता उठ के भाग जाए, मुख्यमंत्री बोल रहे हो सभाओं में लोग ना हो, उप मुख्यमंत्री बोल रहे हो लोग ना हो, तो कहीं से भी बीजेपी के लिए कोई उत्साह पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे तो फिलहाल नहीं दिखा। तो ये एग्जिट पोल में ये चीजें रिफ्लेक्ट क्यों नहीं दिखे हो रही हैं फिर जो आप बता रहे हैं? मैंने मेरा जो आकलन आपने मुझसे पूछा तो मैं तो वही बताऊंगा जो मैंने देखा जी। और मैंने एक एक दिन में 500-500 700 किलोमीटर सफर किया है ब्रजेश जी, मैं एक भी दिन खाली नहीं बैठा। तो उत्तर प्रदेश में आप क्या महसूस करते हो कि क्या उत्तर प्रदेश में रिपीट होगी सत्ता या फिर बदलाव होगा? उत्तर प्रदेश में मुझे जो महसूस हो रहा था और पूरे चुनाव के दौरान जो मैंने देखा उसमें मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से जा रही है। आदित्यनाथ की सरकार को जनता ने नकारा है और आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश से जा रही है, ये मुझे बिल्कुल साफ तौर पे जमीन पे दिखा। ऐसा कहने के पीछे कोई कारण है आपके पास, क्यों जा रही है? नहीं, मैंने आपको कारण बताया कि पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उपलब्धि गिनाने के लिए नहीं थी। पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन बहुत ही फीका,
निराशाजनक, उनके वोटर्स में उत्साह नहीं दिखा, उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं दिखा, उनके नेताओं में उत्साह नहीं देखा। और अगर आप रैलियों और सभाओं को जीत का पैमाना मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की रैलियों और सभाओं में कहीं पे जनता नहीं दिख रही थी। तो ये भी तो हो अगर आप सकता है कि 17 अखिलेश यादव की रैली में भीड़ ज्यादा आई हो, वोट में तब्दील ना हुई हो। ऐसा आमतौर पे होता नहीं, क्योंकि अगर 17 में आप बीजेपी की बात करेंगे तो 17 में बीजेपी के लिए जबरदस्त उत्साह था, जबरदस्त बीजेपी के लिए एक बदलाव के लिए जनता सड़कों पर थी। मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए एक जबरदस्त समर्थन दिख रहा था। वो तो अब की कहीं दिखा नहीं। आप तो अब पुराने एग्जिट नेता हो पोल के संजय जी, नतीजे तो आप तो बिल्कुल बहुत कुछ विपरीत घूमते है। रहते हो। आप अपना एग्जिट पोल ही बता दो। चलो, मैंने बता तो दिया अपना एग्जिट पोल। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से जा रही है। ये तमाम एग्जिट पोल के बावजूद मैं ये कह रहा हूं, आर यू श्योर? मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरा, आप मुझे बताइए कि हिंदू मुसलमान का फैक्टर चला कि नहीं चला? देखिए, चलाने की बहुत कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने। हिंदू मुस्लिम चलाने की कोशिश की, जाति चलाने की कोशिश की, और समाज को जितने भी तरीके से बांट सकते थे वो उन्होंने काम किया। उसमें कहीं उन्होंने 1% की कमी नहीं छोड़ी। पूरे चुनाव में आपने देखा होगा, पाकिस्तान, जिन्ना, हिंदू मुसलमान, वही पुराने कैसेट बजा रहे थे जो बंगाल में बजाते हैं, बिहार में बजाते हैं, यूपी में बजाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या कारण है कि वोटर्स इनको वोट देगा, और क्या कारण है कि इनके रैलियों में, सभाओं में उत्साह नहीं दिखा। क्या कारण है कि इनके नेताओं, इनके कार्यकर्ताओं में, इनके वोटर्स में कहीं उत्साह नहीं दिखा। कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने और जीतने का ये सारे मापदंड और ये पैमाने तो होते हैं, पर वही एजेंसियां पंजाब और में मैं आपको जिता रही हैं, अपनी और पार्टी उन्हीं के लिए भी एजेंसीज कह की रहा हूं ना। यूपी मैं की तो रिपोर्ट पर साफ आपको तौर पे कह रहा बिलीव हूं नहीं कि है। भाई उत्तर प्रदेश में बाइपोलर इलेक्शन हुआ। एक तरफ सपा गठबंधन था और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन था। मैं अपने लिए कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा, मैं तो मैंने जो जमीन पे देखा मैं वो आपके साथ ईमानदारी से शेयर कर रहा हूं। लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते हैं वो मुसलमानों से प्यार करते हैं, तो फिर हिंदू मुसलमान के झगड़े का विषय अब समाप्त माना जाए? देखिए, ये रहस्योद्घाटन तो आज बड़ा जबरदस्त हुआ। ब्रजेश जी, इतने बड़े रहस्य का खुलासा आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। तो विदाई के समय में मोहब्बत जाग जाती है, मैं तो ऐसा समझता हूं। तो अब जुदाई और विदाई का समय है, तो उनकी मोहब्बत जग गई है मुसलमानों के लिए। 5 साल तो ये मोहब्बत नहीं दिखी। अब कह रहे हैं कि मुसलमान उनसे प्यार करते हैं और वो मुसलमान से प्यार करते हैं। तो कम से कम अपने भक्तों से ये कह दें कि भाई मुसलमानों से अब नफरत मत करो, हम प्यार करते हैं। इतना एक स्टेटमेंट तो दे ही देना चाहिए आदित्यनाथ जी को अपने भक्तों के लिए, भाजपाइयों के लिए, कि भाई मुसलमानों से नफरत मत करो, हम उनसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। एक आपने दूसरे भी के बहुत लिए हम लोग कोशिश बने हुए की, हैं। हिंदू और मुसलमान अब की तुम लोग पिच उनका पे विरोध आपने नहीं भी करोगे। खेलने की बहुत कोशिश की संजय जी, लेकिन सफलता आपके हाथ भी हिंदू मुसलमान के फैक्टर में आई नहीं। कोशिश हिंदू आपने भी बहुत मुसलमान की, पे मैंने आपने भी बहुत उसके कोशिश खिलाफ की। बोला। आपने 80-20 पर कई ब्रजेश जी, स्टोरी मैंने उस सुनाई। दिन भी कहा था और फिर आज दोहरा रहा हूं। मैंने हमेशा, जब इन्होंने हिंदू मुसलमान की राजनीति की, जातिवाद की राजनीति की, हमेशा उसके खिलाफ बोला और खुल के बोला, खुल के बोला। इसके कारण से मुझे तमाम जोखिम उठाने पड़े, 21 मुकदमे मुझे झेलने पड़े, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा आदित्यनाथ जी ने। लेकिन मैं उन सब के बावजूद ये बात कह रहा हूं आपसे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो हुआ वो मुद्दा विहीन थी। बीजेपी कोई मुद्दा उनके पास बताने के लिए नहीं था कि उन्होंने 5 साल में क्या किया या 5 साल आगे क्या करेंगे। वो खाली एक चीज बता रहे थे, पाकिस्तान, जिन्ना, हिंदू, मुसलमान, मुगली घुट्टी, बस यही सब बता रहे तो थे। आप अपनी पार्टी के उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस से प्रभारी होने के नाते संतुष्ट हैं अथवा नहीं? एक कारण से 2 साल आम आदमी पार्टी ने प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका जमीन पर निभाई, इसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और जल जीवन मिशन का घोटाला हो, कोरोना का घोटाला हो, कस्तूरबा का घोटाला हो, प्रभु श्री राम के मंदिर में जमीन खरीद का घोटाला हो, और इन सब के कारण 21 मुकदमे मेरे ऊपर लिखे गए, पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया गया, घर पे पुलिस भेज के धमकाया गया, 150 पुलिस वालों से मुझे सीतापुर में गिरफ्तार कराया गया, तमाम कुछ
हमारे कार्यकर्ताओं ने झेला, बहुत कुछ बर्दाश्त किया। दूसरा, इस पूरे चुनाव को लड़ने से 403 सीटों पे आम आदमी पार्टी के संगठन का विस्तार हुआ। गांव गांव में हमारी बातें पहुंची, नीतियां पहुंची, पर्चे पहुंचे, झंडे पहुंचे। तो ये मैं इसको उपलब्धि के तौर पर, अगर परिणाम और आपके अनुरूप नहीं पहला आए तो आप चुनाव उत्तर प्रदेश में रुकेंगे या छोड़ देंगे यूपी? 100% रुकूंगा। छोड़ने, मेरा तो घर उत्तर प्रदेश में, छोड़ने का मैं राजनीति मतलब उत्तर प्रदेश से शिफ्ट होकर कहीं राजनीतिक और? रूप से भी रुकूंगा, एकदम रुकूंगा। जमीन पे देखिए, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, सीटें एक भी आए या ना आए, 5 साल अगले जमीन पर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी दिखेगी। ब्रजेश जी, इस बात को नोट कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जम सिंह के जी। लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा, जनता के लिए आवाज उठाऊंगा। बहुत बहुत जो शुक्रिया। परिणाम जनता ने दिया, लोकतंत्र उसको स्वीकार करेंगे भाई। मैं 83 सीटें हमें जिला पंचायत में इसी जनता ने दिया, 40 लाख वोट दिया था। प्रधान बीडीसी भी हमारे जीते बहुत, कोई बात नहीं। अगर इस चुनाव के जो परिणाम आएंगे उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, 2 बड़ी उपलब्धि आम आदमी पार्टी के लिए हो गई। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी आज एक स्थापित दल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रभारी संजय सिंह मौजूद थे। पंजाब वाला विश्लेषण तो ये मानने को तैयार हैं, लेकिन यूपी को लेकर जो एजेंसीज रिपोर्ट जारी कर रही हैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मनीष शुक्ला जी, काफ़ी गंभीर आरोप लगाए संजय ने। जी जी, मैं सभी जो उन्होंने बातें कही उसका सिलसिलेवार जवाब देता हूं। एक तो उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था, रैलियों में भीड़ नहीं थी, तो तमाम उस तरह की बातें कही जिससे लगता है कि ये भगवंत मान सिंह इफेक्ट में बात कर रहे थे आपसे। 2017 के पहले का कोई इंटरव्यू उनका निकालिए जिसमें इन्होंने कहा हो कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, बीजेपी जीतने जा रही है, प्रधानमंत्री की रैलियों में भीड़ है। ऐसा कहा था क्या कभी इन्होंने? दूसरा, एक बात आपने खुद कह दी कि पंजाब में मानेंगे सर्वे, उत्तर प्रदेश में नहीं मानेंगे। तीसरा, इन्होंने कहा कि पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया। अरे भैया, आप लोग कब्जा कर रहे थे, मकान मालिक ने पुलिस में रिपोर्ट की, जो विधिक प्रक्रिया है उसका पालन हुआ, चूंकि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है। इन्होंने दंगों और हिंदू मुस्लिम की बात की। जिस दिल्ली में दंगे हुए, इनका विधायक खुलेआम हिंदुओं को मरवाते हुए पकड़ा गया, इनका स्वयं का ऑडियो उस विधायक के साथ रेगुलर पकड़ा गया। तो वो ये सेकुलर हो गए, 5 साल में हमने दंगे नहीं होने दिए तो हम जो है सांप्रदायिक हो गए। तीसरा, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारा घर है। भैया संजय सिंह जी, अगर आप सुन रहे हो और भारत समाचार अभी भी देख रहे हो, कोरोना काल सबको याद है जब आपने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आके यहाँ हमारी चिकित्सा व्यवस्था को भंग कर देते हैं। डीटीसी की बसों को लगा के आपने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पर छोड़ दिया था। तब सुल्तानपुर आपका घर नहीं था। 83 सीट इन्होंने जिला पंचायत सदस्य की जीती, इससे बड़ा झूठ तो हो नहीं सकता। मोटा मोटा मैंने आपके सामने क्लेम करके गए हैं, पाया था उसका मैंने आपके सामने क्लेम करके गए हैं कि 40 लाख वोट मिला है। यही तो मैंने कहा, इससे बड़ा तो झूठ हो ही नहीं सकता। अरे जाने दीजिए ब्रजेश जी, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं इनके दावों में कितना बल है। ठीक है, भगवंत मान सिंह इफेक्ट में पूरा आम आदमी पार्टी चल रही है वहां, तो उसको कुछ ज्यादा जवाब देना नहीं चाहिए। पर अब आपको आम आदमी पार्टी को गंभीरता से लेना पड़ेगा। अब तो दूसरे स्टेट में भी गवर्नमेंट बनाने की राह पर निकल गए हैं, कुछ तो खासा है इनमें। देखिए, हम तो लोकतंत्र में सबको गंभीरता से लेते हैं। हमारा मानना है सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई गलत आरोप लगाएगा, गलत बातें करेगा, तो मैं अगर चैनल पे मौजूद हूं तो मैंने इसलिए सिलसिलेवार उनका सारे आरोपों को नोट कर लिया। और मेरा चैलेंज है संजय सिंह जी को आपके माध्यम से कि जितनी बातें कहें, अगर 1 to 1 हमसे बात करा ले तो मैं आंकड़ों सहित अब वो किसी और चैनल पे जाना था, उनके पास जितना टाइम था वो मैंने अधिकतम खींचने की कोशिश की। नहीं, कोई बात नहीं। मैं संजय जी को आमंत्रित करता हूं, दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, होंगे तो कभी भी आ जाएंगे। संजय जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि एक पार्टी, आम आदमी पार्टी, दिल्ली में छोटे से राज्य में उसने चुनाव लड़ा, सरकार बनाई, 3 बार सरकार बनी। अब देखिए कि उस पार्टी ने अपने को विस्तार करते हुए पंजाब में आज सत्ता पर दावेदारी के रेस में सबसे आगे खड़ी पार्टी है। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है
वो एक बड़ी टेलर मेड किस्म की पार्टी है। वो जो है मुद्दों के हिसाब से अपने को बदलती है। ये आम आदमी पार्टी अयोध्या में हॉस्पिटल तो आपने बनाना बहुत तगड़ा चाहती थी दिया, टेलर आधिकारिक मेड। तौर पर। ये बिल्कुल जहां जब जैसी मैंने नोट जैसे कर लिया कपड़ों की इसको। जरूरत होती है ये पहन लेती है जी। तो इन्होंने कहा कि अयोध्या में तो राम मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए, और उसके बाद इन्होंने दिवाली में राम मंदिर दर्शन, राम यात्रा, राम मंदिर का दर्शन कराना शुरू कर दिया। ये शराब के विरोध में खड़े हुए थे, इन्होंने दिल्ली में शराब की नदियां बहा दी। तो झूठ, एक जो बोलते हैं ना साइंटिफिक तरीके से झूठ बोलने में इन्होंने पीएचडी की है। तो इनका जो ये पर क्या कारण है कि दिल्ली के लोग इतना बेपनाह प्यार और भरोसा करते हैं, और अब तो पंजाब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप देखिए, आप पंजाब भी उसी राह पर है। पंजाब में भी उनको लगातार ये बेपनाह बात विश्वास कह रहा मिल रहा हूं है। ब्रजेश जी, मैंने आपके चैनल पर लगातार ये बात कही है कि दिल्ली की जनता को 200-300 यूनिट बिजली फ्री देकर, कुछ मुफ्त चीजों का वायदा देकर यहां केजरीवाल ने अपना तिलस्म बुना है। अगर ये मुफ्त की बिजली, ये मुफ्त की चीजें केजरीवाल को मुफीद हो सकती हैं, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं हो सकती हैं? और मैं जो सर्वे की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा था, वो इसलिए कि किसी भी सर्वे ने प्रो इनकम्बेंसी को फैक्टर इन नहीं किया है, 19% के स्विंग को फैक्टर इन नहीं किया है, इसलिए मैं उस पर सवाल उठा रहा था। लेकिन ये आम आदमी पार्टी जिस सफाई से झूठ बोलती है, जिस सफाई से जनता को बेवकूफ बनाती है, आप देखिए, ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़कर आए थे। इन्होंने एक लिस्ट प्रकाशित की थी जिसमें इन्होंने तमाम उन नेताओं के नाम गिनाए थे जिनके साथ ये आज गलवहियां डाल के खड़े होते हैं। लेकिन जनता की याददाश्त कम है। जनता को इनकी 300 यूनिट बिजली, इनका फ्री वाईफाई पसंद आ गया, तो ये लगातार चल रहे हैं। इन्होंने ऐसे ही वादे पंजाब में किए हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ उत्तराखंड में किए हैं, ऑब्जर्वेशन ऐसे ही संजय सिंह ने प्रस्तुत किए। उनका ऑब्जर्वेशन इसलिए हमें डिस्कस करना है क्योंकि वो उन्होंने ट्रेवल बहुत किया, उत्तर प्रदेश के हर कोने में गए, तो उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए कि बीजेपी के रैलीज में करंट नहीं था, ये मुद्दे चले, ये मुद्दे नहीं चले। क्या वो डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है? देखिए ब्रजेश जी, उन्होंने एक चश्मा पहन के बात की। आप समझिए, इस चुनाव को बहुत साइंटिफिक तरीके से अगर समझिए तो पहले 2 चरण के जो चुनाव थे उसमें समाजवादी पार्टी को एज दिख रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी से गलती हुई। जाट का मतलब किसान, किसान का मतलब जाट, ये जो प्रोजेक्ट किया गया उसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है फायदा बीजेपी को हुआ, क्योंकि जो नॉन जाट कास्ट थे वो बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं खड़े दिखे। उसके बाद ये दोनों दल, जहां बीजेपी और सपा दोनों को ध्रुवीकरण पसंद है जी, दोनों कोशिश कर रहे थे कि चुनाव एक सर्टेन पिच पर चला जाए। वो चुनाव उस सर्टेन पिच पर नहीं गया। उसके बाद मैं मनीष सिंधवी जी की भी थोड़ी ओपिनियन को माध्यम से शामिल करना चाहता हूं। मनीष जी, बस एक लाइन खत्म कर दूं, हाँ, एक लाइन खत्म कर दूं प्लीज। और पोस्चरिंग के जलते के जरिए अखिलेश जी ने अपने वोट बैंक को कहा कि देखो, मैं क्लेम कर रहा हूं, मैं 100 से आगे सीटें जीत रहा हूं, तुम इधर उधर मत जाओ, मैं सरकार बना रहा हूं। ओके, और वो जो है उसके बाद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ अथवा नहीं हुआ, आपको क्या अनुमान क्या है आपका? देखिए, मैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तो यूं मानता हूं कि वो एक हिस्सा हो गया है। पिछले 7-8-10 सालों के बीच में जो तमाम, और खासतौर से सोशल मीडिया के एक्टिव हो जाने के बाद, ये 1.5 GB रोज मिलने के बाद जो प्रतिदिन मिल रहा है, इसके बाद ये व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर और जो तमाम मद हैं, ये रोज हमें एक सांप्रदायिकता का एक डोज जरूर देते हैं। चुनाव चल रहे हों ना चल रहे हों, ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। मैं इसलिए इस बात को इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि मेरे अगल बगल चारों तरफ जिन लोगों के साथ मैं 40 साल से हूं, उनकी बातों के टोन में अब सांप्रदायिकता आ गई है। मुसलमान और हिंदू एक महत्वपूर्ण मुद्दा है उनके लिए, वो बात करते हैं उस पर, रोजमर्रा की बातों का हिस्सा बन गया। तो अब सांप्रदायिकता की बात करने की जरूरत नहीं, वो है। अब उसके इतर बात करिए कि अब उसके अलावा और क्या हुआ। जी, ओके। रंजीव जी, आपको क्या लगता है कि ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश में हो पाया या नहीं हो पाया, या मुद्दों पर टिकी रही जनता? नहीं, मैं शुरू से मानता हूं कि इस चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हुआ। हालांकि प्रयास इसके बहुत हुए थे और शायद दोनों ही तरफ से हुए हों,
लेकिन ये चुनाव विशुद्ध रूप से मुद्दों पर लड़ा गया और दोनों पक्षों के मुद्दे बड़े स्पष्ट थे। जिस मतदाता को भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करना था उसके पास मुफ्त का राशन, आपको बेहतर कानून व्यवस्था, ये मुद्दे वो गिनाते थे। और जिसको भाजपा के खिलाफ वोट करना था, जिसको एंटी इनकम्बेंसी हम मानते हैं, उनके भी मुद्दे बड़े स्पष्ट थे। उसमें बेरोजगारी, उसमें छुट्टा जानवर, उसमें महंगाई, ये स्पष्ट मुद्दे थे। तो मुद्दों का संघर्ष था और उसमें वो जातियों के खाने में बटा, जातियों की भी पसंद प्रत्याशी देखकर हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण से अलग मुद्दों की लड़ाई थी और मुद्दे बड़े चिन्हित थे, पाले बहुत स्पष्ट खींचे हुए थे। किसी को अगर विपक्ष में वोट करना था तो उसके मुद्दे उसके सामने बड़े स्पष्ट थे। वो ये बताता था कि मैं इन मुद्दों के कारण विपक्ष को वोट कर रहा हूँ, और जिनको सत्तारूढ़ पाले को वोट करना था उनके सामने भी मुद्दे बड़े स्पष्ट थे। तो इसमें कहीं धर्म की बात मुझे तो कहीं सुनाई नहीं पड़ा। सहमत हैं कि ये मुकाबला बहुत कांटे का है? मैं अभी भी मानता हूँ कि मुकाबला बहुत कांटे का है, 267 के बीच नहीं है। नहीं, करीबी मुकाबला है और इसमें कोई भी बाजी मार सकता है, ऐसा मेरा अपना आकलन है। इसी वजह से मैं एग्जिट पोल के आंकड़ों को मैं इससे सहमत नहीं हो पा रहा, मेरा आकलन इससे मेल नहीं खाता है। और लेट मैं आपको सीधे संजय निषाद जी के पास लेकर चलता हूँ। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरे साथ इस वक्त लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। एग्जिट पोल की रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बन सकती है, ऐसा रिपोर्ट्स आ रही हैं। हालांकि अभी रिपोर्ट्स आना शुरू हुई हैं, अभी देर रात तक और भी एजेंसीज़ की रिपोर्ट आएंगी, लेकिन प्राथमिक जो अन्य चैनलों के पास रिपोर्ट्स हैं वो ये संकेत देती हैं। आप इससे सहमत हैं या फिर ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लिए? नहीं, इससे सहमत हैं और भूतपूर्व परिणाम आएगा, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार है उनकी नीतियों को धरातल पर पहुंचने के नाते हर जाति धर्म के लोग बिना भेदभाव के लोगों ने वोट डाला है। मैंने बताया ना कि मुसलमान भी वोट डाल दिया, क्योंकि वो कहता भाई कि ऊपर अल्लाह नीचे मल्लाह, उसकी सलाह से मोदी जी ने हमारे घर पर भोजन, हमारे बच्चों की दवाई, मेरे मकान बिना भेदभाव के दिया है। पिछली बार सरकारें जो होती थी वो भेदभाव के साथ उनके ट्रेडिशनल जो वोटर थे, यादव और मुसलमान है, जिस तरीके से अभी दिखा रहा एग्जिट पोलों में कि कौन सी जाति किसको दिया, तो जो इनके ट्रेडिशनल वोटर है उनके ध्यान ज़्यादा देते थे, बाकी जातियों को उपेक्षित रखते थे। तो जो उपेक्षित जातियां थी सारे लोगों ने इस बार मोदी जी की उस नीतियों को उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने स्वीकार किया और उससे दिखा भी धरातल पर कि भाई हमें मक्का भी यही अनाज था, पहले गोदामों में सड़ रहा था, गाँव का जनता भूखों मर रहा था। तो ऐसे सब अनाज पहुंचना, उनके खाते में सीधे पहुंच जाना, खाते में पैसा पहुंच जाना, आज के दिन में उनके इलाज की व्यवस्था होना, सुशासन व्यवस्था पर था कि आज के दिन में कम से कम महिलाओं के साथ बिना भेदभाव के महिलाओं को उन्होंने योजनाओं का लाभ दिया। आपसे थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह जुड़े थे और वो एग्जिट पोल के नतीजों के संकेतों को खारिज करते हैं और कह रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ बेहद नाराजगी है। अभी बता दूं कि हमें 16 सीटें मिली हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से जो अपने लोगों को प्रचार किया, उसी तरीके से निषाद पार्टी के भोजन भारी थाली से मोदी जी, योगी जी, अमित शाह और जो जेपी नड्डा जी, उनके स्टार प्रचारकों ने काम किया। उनकी सारी मिशनरी जो भी कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी हैं, वो बिना भेदभाव के हमारे भी भोजन भरी थाली को खड़ा होकर बूथ लगाकर उन्होंने वोट डलवाया। तो ये होता मित्रता। जिस तरीके से राम और निषाद राज गले मिले थे तो शांति आई थी और निषाद राज की सेना से लंका पर विजय प्राप्त हुआ था। आज उसी जैसे मोदी जी ने निषाद राज को, डॉक्टर संजय को गले लगाया और जिस तरीके से निषादों के साथ सम्मान दिया उन्होंने, उससे हमारा समुदाय खुश है। चूंकि उन्होंने देखो आज के दिन में निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित किया, उसको जो है उन्होंने मूर्ति लगाई गले। आज के दिन में इनके मंत्रालय ने किया, वोट की 40% सब्सिडी दी, मछुआरों को बीजों पर 25% है। तो आज के दिन में इसी तरीके से और सभी जातियों के साथ बिना भेदभाव के काम हुआ है। तो उसको लेकर एग्जिट पोल क्या जनता इस बार अभी आप देखिएगा कि अभूतपूर्व परिणाम आएगा। अभी इससे जो एग्जिट पोल है उससे भी अधिक आपको दिखाई देगा। देखिए आज तक चैनल ने जो सर्वे किया है, हमारे पास आज तक चैनल वालों की रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने एक्सिस माई इंडिया उनकी सर्वे एजेंसी है, आज तक चैनल वालों की, इंडिया टुडे वालों की, उनकी रिपोर्ट बताती है कि 286 से 326 सीटें
मनीष जी जो कह रहे थे 267, ये उससे भी आगे निकल गए हैं आज तक चैनल वाले। एक्सेस माई इंडिया, ये आज तक चैनल का सर्वे हम आपको नीचे दिखा रहे हैं, ये आज तक वालों की रिपोर्ट है। ये 286 से 326 सीटें दे रहे हैं। संजय निषाद जी, इस पर यकीन किया जा सकता है? ये तो पिछली बार से भी ज़्यादा की सीटें दिख रही हैं। ये आज तक चैनल की रिपोर्ट है। आपने देखा होगा, देखिए 2014 से समाजवादी पार्टी लगातार अपनी बातों पर कायम हार रही, जनता उनसे दूर हो रही है। 2017 में कांग्रेस सपा का बड़ा गठबंधन था, 2019 में सपा बसपा का बड़ा गठबंधन था। मोदी जी के साथ डॉक्टर संजय और मछुआ समुदाय खड़ा हुआ, और जो है प्रिया पटेल जो अपना दल खड़ा हुआ। आज वो सपा बसपा अलग लड़ गई, आज हम लोग ऐतिहासिक रूप से एक हैं। तो जब ड्राइवर, डबल इंजन की सरकार का ड्राइवर, जनता को पता ही हमें कहां तक ले जाएंगे व्यवस्था, जमीन के निचले पावदान पर रहने वाले लोगों के लिए विकास की मुख्य धारा जोड़ने के लिए अगर मोदी जी चिंता करते, योगी जी चिंता करते हैं, पिछड़ों के नाम पर सपा ने सरकारें तो पिछड़ी बनाई, लेकिन उनके लिए 2 कानून भी नहीं बता पाई कि हमने ये 2 कानून या 4 कानून पिछड़ों के लिए बनाया है, इस पर हमें वोट दे दिया जाए। बसपा ने दलितों के लिए नहीं बता पाई कि हमने दलितों के लिए कोई कानून। आज मोदी जी आज के दिन में प्रचार के अभियान में हम लोग एक ही चीज बोलते रहे कि हम जनता का इलाज कराते हैं, जनता का भोजन पहुंचाते हैं, उनको बिना भेदभाव के मकान बनवाते हैं, महिलाओं को योजनाओं का लाभ देते हैं। आज के दिन में अपराधी मुक्त हो रहे हैं, जितने भी अपराध है उस पर नियंत्रण हो रहा है। तो आज के दिन तो में इसे आप स्वीकार करते हैं? 17 सीटें एग्जिट पोल को निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे, क्योंकि जनता ने स्वीकार किया है डबल इंजन की सरकार के नीतियों को, मोदी जी योगी को, इसलिए हमें जीत सुनिश्चित मिल रही है। और मेरा आज के दिन में जब सभी जाति धर्म के लोग, कि मैं कारण ने मुसलमान भी बटन दबाया है, तो जब हर जाति के लोग बटन दिए हैं और दबा रहे हैं, सब लोग इनके जिताने की स्वीकार कर रहे हैं, तो सीटें तो जीतेंगे, अभूतपूर्व रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, टैली पे जो आपको डेटा दिख रहा है, ये इंडिया टुडे चैनल और एक्सेस माई इंडिया जो उनकी सर्वे एजेंसी है, उसने अभी रिपोर्ट जारी की है। ये इंडिया टुडे और एक्सेस माई इंडिया की सर्वे रिपोर्ट है, जो बताती है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर है और पिछली बार से ज़्यादा सीटें, यानी 326 सीटें तक बीजेपी जीत सकती है और समाजवादी पार्टी 71 सीटों पर सिमट सकती है। ऐसा दावा इंडिया टुडे और एक्सेस माई इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर दिया जा सकता है। मैं मनीष शुक्ला का रुख करूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, ये तो 267 के आंकड़े को भी एक्सेस माई इंडिया पार कर चुकी है। देखिए, मैंने तो चर्चा शुरू करते ही कहा था कि हम लोग अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। चाणक्य का भी दिख रहा है 294 जी, प्लस। चाणक्य की भी रिपोर्ट आ गई है। चाणक्य 294 दे रहा है, समाजवादी पार्टी को 105 दे रहा है और बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1। ये चाणक्य की भी रिपोर्ट आ गई है जी। तो निश्चित रूप से अब 10 तारीख का इंतजार है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बने और तमाम लोग जो आज दावे वादे 2 महीने में जो लोग कर रहे थे जी, और जो हम लोगों ने किया है, उसकी वो दूध का दूध पानी का पानी 10 तारीख को भी हो जाएगा। मनीष सिंधवी जी, देखिए 2 रिपोर्ट आ गई है मेरे पास। एक इंडिया टुडे की, माई एक्सेस की, इंडिया टुडे आज तक चैनल की रिपोर्ट है। आज तक चैनल का दावा है कि बीजेपी 288 से 326 सीटें जीत सकती है और समाजवादी पार्टी 71 से 101 रह सकती है। यह इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया का दावा है। टुडेज चाणक्य का क्लेम है कि बीजेपी 294, समाजवादी पार्टी 105 पर रह सकती है। अभी आपसे जब बाकी लोग बोल रहे थे तो चाणक्य का मैं देख रहा था जी, उसमें एक जो महत्वपूर्ण बात दिखाई पड़ रही है, अगर वो स्विंग उस तरह का है तो ये जो भी हो रहा है संभव है। ओबीसी अदर देन यादव वो दिखा रहे हैं कि भाजपा ने उसको रिटेन कर रखा है। ये टुडे चाणक्य की हाँ, इनका जो अलग से, मतलब अभी मैं देख रहा था उस पर ट्विटर पे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है ब्रजेश जी कि 2007 का इलेक्शन याद करिए, भाजपा को एक 15% के 16% के आसपास वोट मिला था। 2012 में 15% मिला था और 2017 में ये वोट परसेंटेज 15 से बढ़कर 39 हो गया था। 24% की बढ़ोतरी हुई थी।
तो मैं ये मानकर चलता हूं कि ये जो जनरल वोट है ये मोटा मोटा भाजपा का एक वोट बैंक है जो वो रिटेन रखता है अपने साथ। मेजॉरिटी इसमें जो ऐड हुआ था वो था ओबीसी और एससी के कुछ हिस्से ऐड हुए थे 17 में। तो ये बात हम लोग पहले दिन से इस चैनल पर कह रहे हैं कि ओबीसी का ही चुनाव होगा, जो ओबीसी को रिटेन रखेगा सरकार उसकी बनेगी। अगर भाजपा रिटेन रख रही है तो सरकार उसकी है, अगर वो शिफ्ट किया एसपी की तरफ तो टुडेज चाणक्य की रिपोर्ट के मुताबिक नान यादव ओबीसी 70% से ऊपर दिखा रहे हैं, 70% से ऊपर दिखा रहे हैं, भाजपा ने रिटेन किया है। ओके रंजू जी, आपका क्या मत है इस पे? दो रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, एक्सेस माई इंडिया और इंडिया टुडे की रिपोर्ट जो 288 से 326, टुडेज चाणक्य 294, और जैसा मनीष हिंदवी जी क्लेम कर रहे हैं कि नान यादव ओबीसी रिटेन करने में बीजेपी कामयाब है। नहीं, अगर ये एग्जिट पोल के पैमाने पर बात करें, अगर वाकई ऐसा है तो फिर तो ये किसी भी तरह की प्रो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी से परे जाके एक लहर है, और इसको मानना पड़ेगा अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे सही निकलते हैं 10 तारीख को तो। और अगर जैसा कि मनीष जी कह रहे थे, ये बात फिर सही साबित होगी कि ये ओबीसी का ही चुनाव था, और जो मुफ्त अनाज का मुद्दा था उसने ओबीसी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया होगा अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही निकलते हैं तो, और वो भाजपा के साथ जुड़ा रहा होगा। और अगर वाकई जुड़ा रहा होगा तो फिर इन नतीजों में बहुत हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। अब तक जितने भी एग्जिट पोल्स हुए हैं किसी भी चैनल पे या किसी भी सर्वे एजेंसीज के जो चैनलों पे ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, उनमें सब में बीजेपी के लिए एक चीज कॉमन है कि उन्हें पर्याप्त बहुमत है। जी, आप सहमत हो इससे? नहीं, मैं अभी भी इससे सहमत नहीं हूँ। मेरा अपना आकलन जो मैंने देखा है जमीन पर, हालांकि मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ, कोई जरूरी नहीं कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, और ये भी जरूरी नहीं कि जो एग्जिट पोल है वही सही है, क्योंकि अंतिम निर्णय 10 को ही आना है। तो मेरा अभी भी मानना है कि मुकाबला जो जमीन पर मैंने देखा, दोनों तरफ के मुद्दे बड़े स्पष्ट थे, बहुत लकीर बड़ी स्पष्ट खींची हुई थी पक्ष विपक्ष की, और मुझे बहुत करीबी मुकाबला दिखाई दिया। ओके, मैं सीधे संजय बेचन जी के पास चलता हूँ। संजय जी, मेरे पास दो रिपोर्ट है, एक इंडिया टुडे यानी आज तक चैनल और एक्सेस माई इंडिया जो उनकी सर्वे एजेंसी है। दूसरी रिपोर्ट मेरे पास न्यूज़ 24 टीवी चैनल और उनकी एजेंसीज टुडेज चाणक्य की है। इंडिया टुडे दे रहा है 288 से 326 सीट बीजेपी को, टुडेज चाणक्य दे रहा है 294। आप सहमत हैं या नहीं? देखिए, बीजेपी ने एक अपना भी सर्वे कराया है, और वो उसकी भी एक रिपोर्ट जो है वो पत्रकारों को देखने को मिल रही है। वो भी 255 से 275-80 के बीच की बात कर रहे हैं। जो कुछ सरकारी एजेंसियां हैं उनका जो फीडबैक है वो भी 280 के आसपास है। और इसका मतलब ये है कि जो ये नॉन यादव ओबीसी है, जो मैं आपको कह रहा था कि जो जिस तरह से किसान का मतलब जाट और जाट का मतलब किसान बनाकर पेश किया गया पहले 2 चरणों में, उससे जो नॉन जाट ओबीसी थे वो बीजेपी के तरफ गए, कंसोलिडेट हुए। और इसका मतलब मैं समझता हूं, अगर इन एग्जिट पोलों को आधार माने, पैमाना माने, तो जो नॉन यादव ओबीसी हैं वो बीजेपी के साथ रह गए हैं। उनमें बहुत बिखराव नहीं हुआ है। और जो बीजेपी को पिछली बार नॉन जाटव दलित वोट भी मिले थे, वो दलित वोट भी मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ बने रहे हैं, क्योंकि इनको लाभकारी योजनाओं का लाभ मिला है जी। और इसकी बेंचमार्किंग मैं दिल्ली से करता हूं। जब दिल्ली में फायदा हुआ, पंजाब में वायदों से फायदा हुआ, तो बीजेपी को क्यों नहीं होगा? भाई गणित तो गणित है, 2 और 2 4 ही होगा। अगर दिल्ली में फायदा हो रहा है, पंजाब में फायदा हो रहा है, अगर कांग्रेस जैसा कहती है छत्तीसगढ़ में अच्छा हो रहा है, तो फिर बीजेपी के लिए नियम क्यों बदलेंगे? बीजेपी को भी फायदा मिलेगा। बहुत बहुत इसका शुक्रिया मतलब आपका। ये मुझे लगता है कि संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाकी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे पास बहनों भाइयों 2 रिपोर्ट्स इस वक्त मौजूद हैं, एक इंडिया टुडे आज तक चैनल और उनके एक्सेस माई इंडिया सर्वे एजेंसी की, जो प्राथमिक तौर पर यह संकेत दे रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इंडिया टुडे और माई इंडिया एक्सेस की तरफ से 288 से 326 सीटें, समाजवादी पार्टी को 71 से 101 सीटें, बीएसपी को 309 सीटें और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें और अन्य के हिस्से में
2 से 3 सीटें। यह इंडिया टुडे और माई इंडिया एक्सेस की रिपोर्ट है। और दूसरा टुडेश चाणक्य और न्यूज़ 24 ने जो मिलकर संयुक्त सर्वे किया है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 294, समाजवादी पार्टी 105 के आसपास, बीएसपी 2, कांग्रेस 1 और अन्य के हिस्से में 1 सीट आती दिखाई दे रही है। ये फिलहाल प्राथमिक रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है। हम सीधे वीरेंद्र जी का रुख करते हैं इस डिबेट का समापन करने से पहले। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, 2 रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी हैं अब तक, मैं आपका कमेंट्स जानना चाहता हूँ। ब्रजेश जी, ये चुनाव है, यहाँ पर तो निर्दलीय भी जीतने का दावा करता है। आज ये पार्टियां अगर जीतने का दावा कर रही हैं तो क्या बुरा है। 2017 के एग्जिट पोल जब आया था तो जो 325 सीट पाया उसको भी नहीं एतबार था, भाजपा को भी। एग्जिट पोल कितना सही होगा कितना गलत होगा इसका कोई आकलन नहीं है। कोई अंदर की बात लेके आ रहा है, कोई बाहर की बात लेके आ रहा है जी। अब जब इतनी तेज अगर आंधी थी तो किसी को वो आंधी दिखी क्यों नहीं। ये सब अखाड़ा के लत मरुआ है, इनको चाहे जब लात मार के निकाल दो। ये पहलवान बनने आए थे जनता के बीच में। ये प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश की एक नई दिशा के लिए आज मतदान हुआ है। ये एग्जिट पोल फाइनल परिणाम नहीं है। फाइनल परिणाम 10 मार्च को आएगा। और ये जो जीत हार का दावा कर रहे हैं लोग, ये लोग जानते हैं कि माहौल बनाए रखो, खाली ताली पीटने वाले ज्यादा जुट जाएंगे। आज जो हाल है, 7 जनवरी से जिस चीज की शुरुआत हुई थी, 7 मार्च को आज समापन हो गया उसका। 2 महीने का अभियान चला। ये गर्मी सर्दी ठंडी धुआं धक्कड़ ये कहाँ गया। ये उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, ये ब्यूरोक्रेसी का बेलगाम, ये उत्तर प्रदेश में सुशासन, ये बुलडोजर, ये हिंदू और मुस्लिम, ये सब कहाँ गया कि इन सब चीजों पर चुनाव हुआ। क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने शिक्षा, कोरोना जी, बेहतर भविष्य, रोजगार, नौजवान, ये सब कहाँ वोट दे के आए हैं। इन्होंने किसकी सरकार चुनी है, ये उत्तर प्रदेश की 10 तारीख को पता चलेगा। जी वीरेंद्र जी, थोड़ा वक्त का अभाव है जी। वक्त का अभाव जरूर है, लेकिन जो लोग बैठे हैं आज सरकार बनाने के फेर में, वो चौंकने लगे हैं बेवक्त की हवा से भी, जो कह रहे थे कि डरते नहीं खुदा से भी। ब्रजेश जी, ये मतदाताओं का 2 महीने से पैर छू रहे थे। जी। दुख इस बात का है कि अब ये देखना भी पसंद नहीं करेंगे। इन लोगों ने चुनाव खत्म करा लिया, उल्लू सीधा हो गया, मामला हल हो गया। अब जीत हार पे 5 साल मौज करने की तैयारी है। बहरहाल मेहमानों को टिकाने वाला उत्तर प्रदेश, बाहर से तमाम लोग आए थे, अब वो अपने अपने घरों को रवाना हो गए हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है कि सच कहूँ तो मुझको ये उन्मान बुरा लगता है और जुल्म सहते हुए इंसान बुरा लगता है। और किस कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया अपनी कि एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, और बाकी मेहमानों का भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने अपना अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। और आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। तो बहनों भाइयों, ये एग्जिट पोल है, मुख्य और मेन नतीजों के लिए आपको 10 मार्च का इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं स्वयं 10 मार्च को आपके साथ पूरा दिन मौजूद रहूँगा। एक एक अपडेट, एक एक नतीजे, एक एक समीकरण, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, 10 तारीख को सारा पर्दा खुल जाएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।